जी नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कहिए, टॉपिक कहिए, जिसका नाम है यानी आप उसे ग्रुप 16 कंसीडर कर सकते हैं। मेनली जो ग्रुप 16 होता है वो आता है पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और यहां आप देख रहे होंगे, ये हमने हेडिंग बनाया है ग्रुप 16। ग्रुप 16 यानी समूह 16 की बात आप कर सकते हैं। इसमें अगर तत्वों की बात किया जाए तो सबसे पहला तत्व होता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद आता है सेलेनियम, उसके बाद आता है टेरियम और उसके बाद आता है पोलोनियम। दोस्तों, इसमें जो पोलोनियम है, पोलोनियम को छोड़ करके बाकी सभी तत्व जो है ये खनिज से प्राप्त की जा सकते हैं। इसलिए इन तत्वों को चेल्केजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेल्केजोन। अगर आप चेल्केजोन की बात करेंगे तो चेल्केजोन भी दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, चेल्के प्लस जॉन। चेल्को प्लस जॉन, चेल्कोजॉन जो है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, चेल्को प्लस जॉन। देखिए, चेल्को का मतलब होता है ओर्स। ओर्स आप लोग जानते होंगे, ओर्स का मतलब होता है अयस्क। ओर्स का मतलब क्या होता है? अयस्क। और जन का मतलब होता है इलेमेंट। क्या होता है? इलेमेंट यानी तत्व, यानी वे तत्व जिसकी प्राप्ति खनिजों के द्वारा की जाती है। वे तत्व जिसकी प्राप्ति खनिजों के द्वारा की जाती है उसे हम लोग कहते हैं चेल्कोजोन कहते हैं। एक जो ये तत्व बच जाता है जिसे पोलोनियम कहते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। कैसा तत्व है ये? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो अगर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, सेलेनियम का परमाणु संख्या होता है 34 और टेल्यूरियम का परमाणु संख्या होता है 52 और पोलोनियम का परमाणु संख्या होता है 84। संकेत की बात करें तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O, सल्फर का संकेत होता है S, सेलेनियम का संकेत होता है Se और ट्यूरियम का संकेत होता है T और पोलोनियम का संकेत होता है PO। अब हम बात करेंगे उपस्थिति के बारे में। किसके बारे में? उपस्थिति के बारे में, यानी वर्ग 16 के जो तत्व हैं वे उपस्थित आखिर कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले उपस्थिति की बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है ये पृथ्वी के सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में यानी 46.6% में पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी तत्व है सभी तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है और पृथ्वी पर 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर शुष्क वायु में अगर आयतन के विचार से बात करें तो शुष्क वायु में आयतन के विचार से ऑक्सीजन 21% रहता है। कितना प्रतिशत? 21% ऑक्सीजन विद्यमान रहता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र अवस्था में तो ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु के रूप में रहता है। स्वतंत्र अवस्था में जो है वो ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणु के रूप में रहता है। यानी आप ऑक्सीजन के अणु को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये O2 के रूप में है, ये हमेशा O2 के रूप में रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है यह स्वतंत्र अवस्था में क्या है? द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में क्या है? द्विपरमाणुक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि के रूपों में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ऑक्साइड के रूप में बात करें तो यहाँ पर देखिए Fe2O3, कार्बोनेट के रूप में बात करें तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में बात करें तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट,
सल्फेट, और नाइट्रेट की बात करें तो NO2 NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ कहाँ हुई? ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर सभी तत्वों में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तत्व में ही विद्यमान रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुष्क वायु में, तो शुष्क वायु में आयतन के विचार से ऑक्सीजन 21% रहता है। इसके अलावा बात करें स्वतंत्र अवस्था में, तो स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन किसके रूप में रहता है? द्विपरमाणु के रूप में रहता है। इसके अलावा धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि के रूप में भी ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सल्फर यानी जिसे आप गंधक कहते हैं, इसकी उपस्थिति के बारे में। सल्फर कहिए या गंधक कहिए, गंधक की उपस्थिति के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के सतह पर प्रचुरता के क्रम में गंधक का स्थान 17वां है। यानी अगर उपस्थिति की बात करें तो पृथ्वी में जितने भी, पृथ्वी की सतह पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी तत्वों की उपस्थिति के आधार पर गंधक का जो स्थान है वो 17वां स्थान है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड और सल्फेट अयस्क में पाए जाते हैं। और अगर संयुक्त अवस्था की बात किया जाए तो सल्फर कहाँ पाया जाएगा, किस अयस्क में? तो सल्फर पाया जा सकता है या तो सल्फर सल्फाइड अयस्क में पाया जाएगा या सल्फेट अयस्क में पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे जिप्सम, इप्सम, जिप्सम, इप्सम लवण, बेराइट, ग्लेना और जिंक ब्लेंड, ये सब में सल्फर पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ CuSO4 2H2O, यहाँ पर ये क्या है? सल्फेट के रूप में सल्फर है। यहाँ पर भी किस रूप में है? सल्फेट के रूप में है। यहाँ पर भी सल्फेट के रूप में है। यहाँ पर सल्फाइड के रूप में है और यहाँ पर सल्फाइड के रूप में है। तो अगर हम बात करें अगर सल्फाइड की उपस्थिति की, तो सल्फाइड जो है वे स्वतंत्र अवस्था में या तो सल्फेट के रूप में रहते हैं या सल्फाइड के रूप में रहते हैं। उसके बाद तीसरा तत्व की बात करें यानी सेलेनियम का, सेलेनियम और टेलुरियम का बात करें तो कहेंगे सेलेनियम और टेलुरियम सल्फाइड अयस्क में धातु के सेलेनाइड और टेलुराइड के रूप में उपस्थित रहता है। यानी ये जो तत्व है, यानी ये सेलेनियम लीजिए या टेलुरियम लीजिए, ये दोनों जो है ये या तो अगर सेलेनियम है तो वे सेलेनाइड के रूप में उपस्थित रहते हैं और या टेलुरियम है तो ये टेलुराइड के रूप में धातु के यौगिक में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पोलेनियम का, पोलोनियम की अगर बात किया जाए तो पोलेनियम जो है यह पृथ्वी के सतह पर सबसे कम मात्रा, यह पृथ्वी के सतह पर सबसे कम मात्रा यानी कह सकते हैं कि 0.001 ppm यानी पार्ट पर मिलियन में पाए जाने वाले तत्व है। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर सबसे कम मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है पोलोनियम। वो क्या है? पोलेनियम। इसके अलावा पोलेनियम जो है यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो थोरियम और यूरेनियम के विखंडन से बनता है। एक तो ये बहुत नगण्य मात्रा में पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो पोलोनियम जो होते हैं, पोलोनियम जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जो बनते किससे हैं? तो थोरियम और यूरेनियम के विघटन के द्वारा बनता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे वर्ग 16 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म के बारे में। अगर वर्ग 16 के सामान्य गुणधर्म के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण को। किसे देखेंगे? भौतिक गुण को। और भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था को। किसे? भौतिक अवस्था को। तो अगर बात करें भौतिक अवस्था की,
जी, अगर बात करें भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था में आप कह सकते हैं कि इस वर्ग के सभी तत्व ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है। इस वर्ग के सभी तत्व किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता, सॉरी, इस गैस के एक तत्व, सॉरी, इस गैस के एक तत्व ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है तथा सभी तत्व ठोस अवस्था में रहते हैं। ये जो वर्ग 16 है, इसमें 5, यानी कह सकते हैं इसमें कितने हैं? 5 तत्व हैं, और इस 5 तत्व में सिर्फ एक तत्व ऑक्सीजन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में रहता है। बाद बाकी जितने भी तत्व हैं, जैसे ये सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ये पोलोनियम हो गया, ये सभी तत्व ठोस अवस्था में रहता है। सिर्फ किसको छोड़कर? ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी तत्व, इस वर्ग के बाकी सभी तत्व किस अवस्था में रहता है? ठोस की अवस्था में रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वर्ग 16 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इस तत्व के जितने भी इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि देखेंगे अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, 1s2 2s2 2p4। तो इसका जो बाहरी सेल हो गया, ये यही हो गया इसका बाहरी सेल, और इसके बाहरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। इसके बाहरी सेल में 2 सब सेल है, एक एस सब सेल है और दूसरा पी सब सेल है। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग सल्फर की, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यानी इसमें बात करेंगे, इसकी बाहरी कक्षा हो जाएगा 3s2 3p4 3s2 3p4, और कहीं ना कहीं यहाँ भी जो 3s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इसकी बाहरी कक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, वो हो गए 6। आगे बात करेंगे हम लोग सेलेनियम के बारे में। तो सेलेनियम में देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 और 4p4। तो इस प्रकार से इसका बाहरी कक्षा हो गया 4s2 और 4p4, और फिर से 4s ऑर्बिट में 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप टेल्यूरियम को भी देख सकते हैं कि इनका जो बाहरी ऑर्बिटल है 5वां ऑर्बिटल है, इसमें 2 सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यहां भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। आगे की बात करेंगे हम लोग, तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे तो कहेंगे कि सेल की संख्या बढ़ने से इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं बढ़ती है। यानी जब आप इस तत्व में ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर आएंगे, ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर आएंगे, तो इसका जो आकार है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि इस एलिमेंट में यानी इस तत्व में नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, जो रेडियस को बढ़ा देता है, यानी परमाणु त्रिज्या को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्योंकि वर्ग 16 के प्रभावकारी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अपेक्षाकृत मजबूती से खिंच जाते हैं। और क्या होता है, इनमें जो प्रभावी नाभिक आवेश जो होता है
वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के बाद जो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो और प्रबल हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, रेडियस को बढ़ा देता है। यानी यूं कह सकते हैं कि आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं हम लोग, आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे तो कहेंगे कि परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे नीचे आने पर प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। यानी जब आप क्या होता है, जैसे धीरे धीरे ऑक्सीजन से आप पोलेनियम की तरफ जाएंगे तो आपका जो परमाणु त्रिज्या है वो क्रमशः घटता चला जाएगा, और परमाणु त्रिज्या घटने के कारण क्या होता है, इसका जो आयनन एनर्जी होता है, इसका जो आयनन एंथैल्पी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी कहा जाता है। यानी आप इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का एंथैल्पी भी कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, दीपक, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यानी इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और इस वर्ग के तत्व की परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। इसका कारण यह है कि इनके बाहरी सेल की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी ऑक्सीजन से आप पोलेनियम की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो तत्व में परमाणु की संख्या है वो क्रमशः बढ़ता चला जाता है, और परमाणु की संख्या क्रमशः बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ता है, आपको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे जैसे मानकर चलिए कि ये आपका क्या है, नाभिक है, जैसे जैसे इसमें सेल की संख्या बढ़ता है तो क्या हो रहा है, इस सेल की जो दूरी है वो क्या हो रहा है, नाभिक से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, फिर अगर अगला बढ़ेगा तो नाभिक से सेल की दूरी बढ़ता चला जाएगा, और नाभिक से सेल की दूरी बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। वही बात है, जैसे हम ऑक्सीजन से जैसे हम पोलेनियम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी घटा देता है, और हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता है उसको भी घटा देता है। यानी अगर हम वर्ग 16 में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व माने तो अपना ऑक्सीजन हो जाएगा, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व माने तो वो पोलेनियम हो जाएगा। और वैसे पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है। आगे बात करते हैं हम लोग द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में। द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में तो ये हो जाएगा कि परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब एक बात और, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु संख्या में वृद्धि होता है। ऑब्वियसली अभी आपको जस्ट आपको बतलाए थे कि ऑक्सीजन का 8, सल्फर 16, तो परमाणु संख्या में वृद्धि हो रहा है। क्रमशः ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होता है, और परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी घटा देता है, और इसके क्वथनांक
क्वथनांक और द्रव्यमान में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो दोस्तों ये था वर्ग 16 के बारे में उनके भौतिक गुण, यानी वर्ग 16 के जो सामान्य गुण होते हैं, सामान्य गुण में उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो बातें। अब कुछ नोट पॉइंट है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर के द्रव्यमान और क्वथनांक में काफी अंतर होते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है जबकि सल्फर OAS8 के रूप में पाया जाता है। यानी बात देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन के क्या होता है, सल्फर और ऑक्सीजन के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक है, सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यनांक और क्वथनांक में बहुत अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं, ये द्विपरमाणुक है। लेकिन सल्फर जो होते हैं वो S8 के रूप में यानी अष्ट परमाणु के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, अष्ट परमाणु के रूप में रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके क्वथनांक और द्रव्यमान और इसके क्वथनांक और द्रव्यनांक में बहुत ज्यादा का यानी लार्ज डिफरेंस पाया जाता है। जी साथियों, अगला देखेंगे। अब हम बात करेंगे अलग अलग तत्वों के बारे में। जैसे कि इसमें जो 5 तत्व है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। फिर जैसे ऑक्सीजन में जो उनके गुण हैं, उनका उसे बनाया कैसे जाता है, उनके यौगिक कौन कौन है, इस सब के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सल्फर पर। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका बातचीत कर लेते हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है, 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। वर्ग की बात करें तो आपको भी पता है ऑब्वियसली कि ये जो है ये तत्व वर्ग 16 के तत्व है। किसके तत्व है, ये वर्ग 16 के तत्व है। इसका खोज कौन किया था, तो कहेंगे प्रिस्टले और शीले ने। किसने किया था, प्रिस्टले और शीले ने। कब किया था, 1774 ईस्वी में। उसके बाद इनका नामांकन कौन किया था, तो कहेंगे लेवोरियस या लेवाजे, जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक भी माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी माने जाते हैं लेवोरियस को। अब यदि हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति तो सेम रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें एरो नंबर 1 की, तो कहेंगे आयतन के विचार से वायुमंडल में यह 21% है। यानी आयतन जो है उसके हिसाब से वायुमंडल में जिसकी मात्रा है वो 21% है। इसके अलावा पृथ्वी के सतह पर भार के विचार से यह 49.2% पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन ही है। आगे बात करेंगे तो कहेंगे यह द्विपरमाणु अणु के रूप में रहता है। अब असली बात है, आप ऑक्सीजन को O2 के रूप में जानते भी है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये द्विपरमाणु के रूप में रहता है, इसलिए आप इसे डाइऑक्सीजन भी कह सकते हैं या इसे डाइऑक्सीजन भी कहा जाता है। भार के विचार से यह जल में 89% तथा मानव शरीर में लगभग 60% उपस्थित रहता है। यानी अगर बाय द वेट देखे, वेट के फॉर्मूला से, तो ये जल में 89% पाया जाता है। और 11% क्या रहता है जल में, ऑक्सीजन। जल में 11% ऑक्सीजन और 89% जल में 11% हाइड्रोजन और 89% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 60% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वायुमंडल में, तो यह स्वतंत्र अवस्था के साथ साथ यौगिक के रूप में भी रहते हैं। वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं। जब ये वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो उसी को हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं। और इसके साथ साथ ये यौगिक के रूप में भी रहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का ही एक यौगिक है जल यानी H2O, दूसरा है सिलिका, तीसरा है तीसरा है लाइमन स्टोन यानी CaCO3, चौथा है हेमेटाइट यानी Fe2O3 इत्यादि बहुत सारे इनके यौगिक है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इन सभी यौगिक में ऑक्सीजन पाए जाते हैं।
इसके अलावा आप सल्फेट में भी देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। सभी यौगिक में लगभग, यानी यूं कह सकते हैं आप कि ये सभी यौगिक में किसी न किसी रूप में पाए ही जाते हैं। आगे बात करेंगे तो अगर वायुमंडल की बात करें तो कहेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हरे पौधों में होने वाली रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है। यानी वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन बनता कैसे? प्रयोगशाला में तो अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन बनाए जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन वायुमंडल में बनते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बनाने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वहां से पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनेगा। इसके बाद यदि आप लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वहां से बनेगा लेड मोनोऑक्साइड, उस पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट की, किसकी बात करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट की। तो जब आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो वहां से बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट को आप गर्म करेंगे तो वहां से पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये देखिए यहां पर क्या किया गया है कि ये जो पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को एक बीकर में रखकर इसे गर्म किया गया है। अब क्या होता है, जैसे ही इस बीकर में, ये बीकर में रख करके प्रखनली में रख करके इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो वाष्प के रूप में यहाँ इस पाइप के द्वारा यहाँ आता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है और इसे ठंडा होने के लिए ट्रॉफ में एक वाटर भर के रखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन के गुणधर्म के बारे में। तो सॉरी, ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसके अलावा ये द्विपरमाणुक होते हैं। क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो ये जीवों के श्वसन का पोषक है, अतः यह पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी हम जो श्वास के रूप में लेते हैं या कोई भी सजीव है जिसमें जान है, वो जो सांस के रूप में जिस गैस को लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो श्वसन का पोषण करता है, अतः पृथ्वी पर जीवन के लिए जो गैस अनिवार्य है उसमें ऑक्सीजन है। इसके अलावा यह जल में अत्यंत विलेय है। क्या है? जल में अत्यंत विलेय है। सामान्य ताप एवं दाब पर 1 लीटर जल में 30 ml ऑक्सीजन घुल सकता है। यानी 1 लीटर जल आप लेंगे तो उसमें 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन को आप क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं। अगला पॉइंट, इसका द्रव्यनांक 54.5 केल्विन तथा क्वथनांक 90 केल्विन होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कहेंगे द्रव ऑक्सीजन हल्के नीले रंग के होते हैं। यानी ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, लेकिन जब उसे ठंडा किया जाता है तो द्रव के रूप में बदल जाता है, तब वो हल्के नीले रंग के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि आणविक ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होते हैं। आणविक ऑक्सीजन क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। इसके अलावा 7वां पॉइंट है धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, पीडी इत्यादि उच्च ताप पर ऑक्सीजन का अवशोषण करती है और द्रवित सिल्वर धातु अपने द्रव्य के लगभग 10 गुने ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, परंतु ठंडा करने पर यह शीघ्र ही ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। यह घटना सिल्वर का स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्वर का स्प्लिटिंग। यानी जो सिल्वर होते हैं उसे जब गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन का शोषण करता है बहुत तेजी में, लेकिन जैसे हम उसे ठंडा करते हैं
वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। यह घटना क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग कहलाता है। सिल्वर का स्प्लिटिंग कहलाता है। आगे बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक क्रियाशील तत्व है और अक्रिय गैस को छोड़कर यह अन्य सभी तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना सकता है। यानी ऑक्सीजन जो है यह एक क्रियाशील तत्व है और सिर्फ अक्रिय यानी इनर्ट गैस को छोड़ करके बाकी सभी गैस के साथ ये इजी वे में आसानी से अभिक्रिया करके संयोग करके यौगिक बना देते हैं। अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो कहेंगे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह लिटमस पत्र के प्रति उदासीन है। यानी लिटमस पत्र को ये कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, लिटमस पत्र को ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये लिटमस पत्र के प्रति क्या है? उदासीन है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का पीएच मान लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, परंतु यह ज्वलनशील पदार्थों को जलने में मदद करती है, अतः यह पोषण का दहन का पोषण करता है। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो खुद नहीं जलता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई दूसरा चीज जल नहीं सकता है। यानी ऑक्सीजन खुद तो जलता नहीं है, लेकिन दहनशील पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को जलने में सहायता करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषण करता है। आगे गोल्ड यानी Au और Pt प्लेटिनियम को छोड़कर प्राय सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाती है। अब अगर हम बात करते हैं धातु के, ऑक्सीजन के अधातु के साथ संयोग करके अधातु का अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। यानी ऑक्सीजन धातु के साथ तो अभिक्रिया करता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन अधातु से भी इसके साथ साथ ऑक्सीजन अधातु से भी अभिक्रिया कर सकता है। और जब ऑक्सीजन अधातु से अभिक्रिया करता है तो वो अधातु का ऑक्साइड बनाता है, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन सल्फर से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यह जब P4 यानी फास्फोरस से अभिक्रिया करता है तो वहां से बनता है फास्फोरस ऑक्साइड। अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के समस्थानिक के, तो ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक है, 16O8, 17O8 और 18O8। जिसमें ये जो 18वां जो है, यानी जिसका द्रव्यमान संख्या 18 होता है, वो रेडियो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय। इसके अलावा हम सोडियम के उपयोग की बात करें तो ये जीवों के श्वसन में, इस्पात के उत्पादन में, रॉकेट के प्रक्षेपक के ऑक्साइड के रूप में, दहन की क्रिया में और तेल से वार्निश इत्यादि में इसके प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में, तो कहेंगे कि ऑक्सीजन किसी तत्व के संयोग से जो द्विअंकीय यौगिक बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। अब इनके ऑक्साइड कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड, यानी जब ये ऑक्सीजन जो है अधातु से अभिक्रिया करेगा तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? क्लोरेट है, अमोनियम है, अमोनिया डाइअमोनिया पेंटाऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये सब क्या? अम्लीय है। इसका होता है भास्मिक। जब ये धातु से अभिक्रिया करता है, यानी ये धातु से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये भास्मिक होते हैं। तो इसीलिए जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सब जो है ये सब क्या है? भस्मिक है। इसके अलावा
उदासीन क्या है ये, उदासीन ऑक्साइड, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। और एक होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो दोनों प्रकार से ऑक्सी रिडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों कर सकता है, जिसमें कि है जिंक ऑक्साइड है, टीन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये सब जो है ये उभयधर्मी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें बतला दीजिए कि राम मूर्ति सर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्लास विद कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज हमने जो चर्चा किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मिलते हैं इसके शेष पार्ट लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।